नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड यानी तरल पदार्थों के गुण। और पिछले चैप्टर में हमने कुछ स्टडी की थी, वो थी सॉलिड्स के बारे में। आज का अपना जो चैप्टर है क्रम रूप से अगर देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है और फिजिक्स का हम पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड यानी तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण। तो हमारी है मैकेनिकल, चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस दोनों, तरलों या तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण, तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण हमारा टॉपिक हो जाता है आज का। यह चैप्टर का नाम जो है वो इस प्रकार से है। पिछले चैप्टर में अपन ने सीखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसमें हमारे पास एक हुक्स लॉ आया था। हुक्स में हमने सीखा था कि स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल टू रहता है स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती आता है और उसी से पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यानी इसी के बेस में हम स्ट्रेन किस प्रकार का लें। अगर स्ट्रेस को हम लोग लॉन्गिट्यूडाइनल ले लेते हैं और उससे स्ट्रेन जो है वो भी लॉन्गिट्यूडाइनल जनरेट हो तो इन दोनों का रेशियो जो आता है वो आ जाता है यंग्स मॉडुलस। और अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ले लेते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेते हैं तो दोनों का रेशियो आ जाता है बल्क मॉडुलस। और अगर शियरिंग स्ट्रेस हो और शियरिंग स्ट्रेन हो तो आ जाता है हमारे पास नीटा, दैट इज़ कॉल्ड रिजिडिटी कोफिशिएंट। कहने का मतलब प्रतिबल विकृति के समानुपाती है और उसमें अगर अभिलंबित प्रतिबल और अभिलंबित विकृति का अनुपात लें तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक y आ जाता है। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति की बात करें तो आयतन ये गुणांक आ जाता है या वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक कांस्टेंट आ जाता है। उसी हिसाब से अगर रिजिडिटी की बात करें या अपरूपणता की बात करें तो अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति का मान अपरूपण गुणांक से संबंधित आ जाता है। और उसमें आपको ये भी एक लास्ट में थोड़ा लिख लेना चाहिए था कि अगर आप लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ खींचो तो ये हमेशा एक स्ट्राइट लाइन आता है, क्योंकि ऑलवेज इट इज़ प्रोपोर्शनल टू। ये चैप्टर नंबर 9 की छोटी सी बात थी। हम आज बात करने चले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमारे पास है तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के अंदर हम लोग काफ़ी सारी बातें सीखेंगे। सबसे पहला जो अपना टॉपिक बनता है वो बनता है प्रेशर का। चूँकि प्रेशर जो है वो लिक्विड पर या फिर किसी गैस पर किस प्रकार लगता है। फ्लूइड में दोनों कंडीशंस आ जाती है, लिक्विड और गैस। तो पहला अपना टॉपिक इसमें बनता है, प्रथम टॉपिक दाब यानी प्रेशर। और इसमें हम लोग सीखते हैं द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग on the unit area of the liquid या फिर फ्लूइड भी कह सकते हैं, दोनों ही कंडीशनों में लागू है ये। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर। किसी द्रव के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल दाब कहलाता है।
दाब कहलाता है। यूँ मानो कि ये एक लिक्विड है और इस पर आप प्रेशर दे रहे हो ऊपर से, तो इसका एरिया ए हो, प्रेशर आप फोर्स आप एफ लगा रहे हो, तब प्रेशर जो है दाब दैट इज बिकम P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख दो द यूनिट ऑफ प्रेशर, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो ये, दूसरी भी लिखो और पास्कल। शॉर्ट में इसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। दाब का मात्रक यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और पास्कल एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से इसको दिया गया है यूनिट पास्कल। ये तो है एमकेएस सिस्टम में। अगर सीजीएस सिस्टम में बात करो तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो प्रेशर का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ को दबाएं, वो भी नॉर्मली, तो कितना आपने फोर्स लगाया उसके यूनिट एरिया पे, वो उसके प्रेशर को कॉन्क्लूड करता है। आगे देखते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी सही बात है। इन सीजीएस पद्धति में 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। लिख दो ये भी। इसका मतलब पास्कल में इसका मान जो है 10⁻⁻1 पास्कल के बराबर आ जाता है। किसके बराबर? 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहता है पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम क्या है? पास्कल का नियम क्या है देखते हैं। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ पास्कल का नियम। तरल में एक विशेषता है, आप किसी भी लिक्विड पर प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगाने का मतलब दाब लगाओ, तो वो दाब तरल द्वारा हर दिशा में समान रूप से लगता है। प्रत्येक दिशा में समान रूप से उस पर दाब लगेगा। मान लो मैंने एक कोई गुब्बारा भर के पानी में डुबोया, तो उस गुब्बारे के पृष्ठ द्वारा जो बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है पानी पे, तो पानी भी उतनी डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन से इक्वली फोर्स लगाएगा। या आप किसी एक लोहे की गेंद को पानी में डाल दो, तो उस लोहे की गेंद पर हर एक डायरेक्शन से समान रूप से इक्वली फोर्स या प्रेशर लगेगा। इसको कहते हैं कि पास्कल के अनुसार, या आप डायग्राम भी बना सकते हो भाई, डायग्राम बना सकते हो। तो पास्कल के अनुसार, पास्कल के अनुसार द्रव्य या किसी
पात्र में रखे द्रव्य पर संतुलन स्थिति में आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो द प्रेशर exerted on any fluid at any place is transmitted in all directions equally and normal to all sides of the container यानी कि किसी भी पात्र में आप प्रेशर लगाओ, किसी भी कंटेनर में आप प्रेशर लगाओ तो लिक्विड द्वारा कंटेनर के प्रत्येक साइड पर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल्स लॉ। ये ट्रांसमिटेड कर रहा है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी आ सकता है, इसको आप लोग ट्रांसमिटेड लॉ भी कह सकते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ transmission of pressure यह नियम दाब संचरण का नियम भी कहलाता है। दाब संचरण का नियम भी कहलाता है। आगे अपन इसकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं, बता देते हैं कि इसके प्रत्येक साइड में समान रूप से फोर्स लग रहा है। जैसे ये कोई एक कंटेनर है हमारे पास, या इसी में बना सकते हो। ये इसका ए पोर्शन बता दो, बाहर वाला ये बी बता दो, ये सी बता दो। तो इसी में ही कह देंगे एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर पी ए इज इक्वल टू आएगा पी बी इज इक्वल टू आएगा पी सी। सभी डायरेक्शन में समान रूप से फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अगला अपना टॉपिक आ जाता है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, द्रव स्तंभ के कारण दाब, द्रव स्तंभ के कारण
दाब। कॉलम का मतलब ये हो गया कि आप किसी तरल पदार्थ में कोई एक इस प्रकार का कंसेप्ट देखो कि जो एक पूरा कॉलम बन जाए या दाब बन जाए। जैसे मैं कोई बेलनाकार पात्र अगर इसमें डुबो देता हूँ h गहराई तक, कितनी गहराई तक, तरल की h हाइट तक या डेप्थ तक, मैं किसी ए क्रॉस सेक्शन एरिया वाले पात्र को डुबो देता हूँ। इसका एरिया कितना है, ए है, गहराई कितनी है, h या d कह सकते हो, एक ही बात है। लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो है। ये जो मैंने पात्र में लिक्विड भर रखा है इसमें कंटेनर में, उसकी डेंसिटी रो है। जैसे पानी की डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। 10 पानी का घनत्व कितना होता है, इतना होता है। किस टेम्परेचर पर भाई, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये भी सीखेंगे और कई बातें हैं जो हमें सीखने लायक हैं। डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना लो भाई। यहाँ एक पॉइंट बता दो B, इस पर हमें मैग्नेटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है, दाब ज्ञात करना है। माना हमें ज्ञात क्या करना है, द्रव स्तंभ के कारण दाब। यानी ये एक पूरा कॉलम कंसीडर कर लिया हमने h गहराई का, उसके कारण इस बिंदु P पर दाब कितना लगेगा, प्रेशर कितना लगेगा, उसका हमें मान डिटरमाइन करना है। देखो कैसे डिटरमाइन करने वाले हैं अपन। माना किसी द्रव में उसके स्वतंत्र तल से, द्रव में उसके स्वतंत्र तल से h गहराई पर एक बिंदु B है जिस पर दाब ज्ञात करना है, दाब ज्ञात करना है। लेट ए पॉइंट B एट ए हाइट और डेप्थ h of a liquid या फ्लूइड भी कह सकते हो आप, फ्लूइड, where we want to determine the pressure if rho is the density of fluid या liquid, then और लिख दो and A is the area of column, ये पूरा कॉलम है ए एरिया का, स्तंभ है। रो डेंसिटी हो, ए एरिया हो, तो इस कॉलम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, हमें डिटरमाइन करना है। तो मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम।
और डेंसिटी हमारे पास रो है। इसमें पानी में डेंसिटी या जो भी लिक्विड हमने भरा है, ऑयल है, लिक्विड पानी हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, किसी प्रकार का कोई डीजल भी हो सकता है, उसकी भी डेंसिटी अलग होती है। ग्लिसरीन, एल्कोहल, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसके अंदर हमें प्रेशर ज्ञात करना है। जैसे यूँ समझो किसी झील के अंदर धरातल पर हमें डेंसिटी ज्ञात करनी है या प्रेशर ज्ञात करना है, तो वो भी एक प्रकार का कॉलम की तरह ही बिहेव करेगा। मैं अगर इस पेन को डुबो देता हूँ तो पेन की शेप एक कॉलम नुमा है, यानी कि इस पेन पर कितना प्रेशर लगेगा वो भी इसी फॉर्मूले से डिटरमाइन होगा। जैसे कोई पानी के टांके के अंदर हम जाते हैं तो जैसे जैसे गहराई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है पानी का, यानी ऊपर पानी की कंटेनिंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नीचे की तरफ पानी का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर का मतलब हो गया फोर्स, और फोर्स एक प्रकार से ग्रेविटेशनल भी फोर्स होता है। आप यूँ समझो टांके कोई एक पानी का पोर्शन है, 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक ए ले रहा हूँ, एक बी ले रहा हूँ। बी की गहराई थोड़ी ज़्यादा है, ए की गहराई कम है, तो प्रेशर ए पे ज़्यादा लगेगा या बी पर? बी पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बी से ऊपर की साइड में पानी की मात्रा ज़्यादा है, और पानी की मात्रा ज़्यादा होने से इसका मास ज़्यादा हो गया ऊपर वाले भाग का, इसलिए बी पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है पानी का उस पॉइंट पर। तो हम यही चीज़ ज्ञात करने जा रहे हैं कि इस बी पॉइंट पर इस पूरे कॉलम के कारण कितना प्रेशर लगेगा। कॉलम का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बेलन डाल दिया। मैंने एक पानी का छोटा सा एरिया मान लिया जिसकी हाइट यानी डेप्थ मान ली h, और वो ए एरिया का कोई पोर्शन है। या यूँ समझो एक बोतल में पानी भरेंगे तो बोतल के नीचे वाले सिरे पे प्रेशर कुछ अलग होगा और ऊपरी वाले सिरे पे पानी का प्रेशर कुछ अलग होगा। ये डिपेंड करता है कि इसकी डेप्थ कितनी है या हाइट कितनी है, और लिक्विड कैसा है ये भी डिपेंड करता है। आप एक तो पानी की बोतल भरो और एक ऑयल की बोतल भरो, तो ऑयल की बोतल की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ऑयल का डेंसिटी खुद का भी ज़्यादा है पानी से, तो ऑयल से प्रेशर ज़्यादा लगेगा बजाय पानी के, क्योंकि पानी की डेंसिटी ऑयल से कम है। ऐसे ही अगर आप मर्क्यूरी भरते हो तो मर्क्यूरी की डेंसिटी पानी से फिर ज़्यादा है, क्योंकि मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है पारे की वो होती है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये पारे का होता है घनत्व, और ये पानी का होता है, तो पानी का घनत्व पारे से कम होता है, तो इसलिए पारे का प्रेशर या दाब ज़्यादा लगता है अपने धरातलीय पॉइंट पर। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम दाब मापने वाले यंत्र बनाते हैं, बैरोमीटर वगैरह सब। तो कहने का मतलब अभी जो हम कॉलम वाला प्रेशर जो ज्ञात करने जा रहे हैं, वो प्रेशर के लिए हमें चाहिए, एक तो चाहिए रो। तो हमने कह दिया इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड एंड ए इज़ द एरिया, देन द मास ऑफ कॉलम m इज इक्वल टू आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम तो है एरिया इंटू हाइट, और डेंसिटी है रो, दैट इज m। हिंदी में भी लिख सकते हो, यदि इसको लिख सकते हो, यदि तरल का घनत्व रो हो, यदि तरल का घनत्व रो हो और स्तंभ का क्षेत्रफल a हो, कैपिटल A, स्तंभ का क्षेत्रफल a हो, तब स्तंभ में तरल का द्रव्यमान, तब स्तंभ में तरल का द्रव्यमान m बराबर आयतन इंटू घनत्व है। ये लिख दो, आयतन इंटू घनत्व है। आयतन का मान a इंटू h, घनत्व आ गया रो। आगे देखो फोर्स कितना लगेगा इस, तो अपने पास मास का सूत्र तो आ गया AH इंटू रो। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट P पर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स तो एक प्रकार से वेट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो हम कह देंगे फोर्स ऑन पॉइंट B, राइट डाउन, फोर्स ऑन पॉइंट B, फोर्स ऑन पॉइंट B पर बल, वो भी कौन सा, एक प्रकार से भार के बराबर लगेगा। तो वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू W, दैट इज बिकम m इंटू जी। यू नो F एक प्रकार से W ही तो है, m का मान पड़ा ये
कितना था, ए रो एच इंटू जी, दैट इज बिकम एफ। अतः बिंदु बी पर दाब प्रेशर P बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मान है ए रो एच जी अपॉन एरिया ए। तो प्रेशर P इक्वल टू आ गया रो जी एच। लिख दो भाई, रो जी एच आ जाएगा अपने पास। यही तो प्रेशर आएगा इस बिंदु बी पर। दिस इज द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड ऑन द पॉइंट बी। बी पर फ्लूइड के कारण ये प्रेशर है बच्चों। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, बाहर से जो हवा भी तो प्रेशर लगाती है हर एक, ऐसा थोड़ी है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं हो तो कोई भी वस्तु या लिक्विड या गैस किसी कंटेनर में रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बाहर का प्रेशर ही नहीं है। जैसे आप कोई गुब्बारा चंद्रमा पे ले जाओ तो गुब्बारा तुरंत फूट जाएगा, क्योंकि बाहर से उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन देने के लिए प्रेशर लगता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। हम अगर गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो बाहर से भी वायुमंडल कंटिन्यूसली उस पर प्रेशर लगा रहा है। जैसे ही बाहर का प्रेशर ख़त्म हुआ तो अंदर की वायु बाहर निकल जाएगी। या यूँ समझो, अगर हम खाना खा के आराम से रिलैक्स मूड में रह रहे हैं, इसका मतलब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे शरीर को बैलेंस किए हुए हैं। और वहीं अगर हम वैक्यूम में चले जाएं तो हमारे शरीर से, नसों से, नाक से खून बहने बाहर लग जाएगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर जो है हमारे शरीर के ऊपर कम पड़ जाएगा। कम पड़ते ही ब्लड भी निकलना शुरू हो सकता है। इसलिए स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉमिस्ट जाते हैं उन सब को ये सारी ट्रेनिंगें दी जाती है। खाना किस प्रकार खाना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है कि विदाउट लिक्विड फॉर्म में लेना है। हो सकता है खाना बाहर आ जाए उल्टी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें प्रेशर से ही कंट्रोल होती है। कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लगता है हर एक मटेरियल पे, जो सब पे समान रूप से लगता है। तो इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PA, पैर में छोटा सा ए लिख दो, देन the total pressure excess is कैपिटल P इज इक्वल टू P। ये वाला प्रेशर आप जो भी रिप्रेजेंट करो P डैश से कर दो चाहे इसको, प्लस PA, दैट इज बिकम रो GH प्लस PA। लिख दो भैया। वास्तविक रूप से तो हर एक बॉडी पर अगर वो लिक्विड के अंदर चली गई, जैसे झील के अंदर चली गई, तो झील में किसी मछली पर जो प्रेशर लगता है वो इतना लगता है, रो GH प्लस PA। कोई गोताखोर है, कोई स्विमर है, अगर गहराई में चला गया तो उस पर भी इस प्रकार की कंडीशन यानी इतना प्रेशर तो लगेगा। तो आप हिंदी मीडियम में इसको फिर लिख सकते हो ऐसे, समीकरण स्टार बिंदु P पर इसको लिख सकते हो नीचे वाले, समीकरण स्टार बिंदु P पर तरल द्वारा आरोपित दाब को व्यक्त करती है। तरल द्वारा आरोपित दाब को व्यक्त करती है। फिर उसके नीचे लिख सकते हो, यदि वायुमंडलीय दाब PA हो, वायुमंडलीय दाब PA हो, तब बिंदु B पर कुल दाब P बराबर P डैश प्लस PA, P डैश का मान रो GH प्लस PA। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आप लिक्विड में बात करोगे
तो उस पर टोटल प्रेशर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा और लिक्विड का भी प्रेशर होगा। इसी बेस से, इसी आधार से ही बैरोमीटर बनाया जाता है। बैरोमीटर का मतलब दाब मापने वाला यंत्र बनाया जाता है। दाब मापने वाले यंत्र में या तो पानी यूज़ करते हैं ट्रिपल पॉइंट पर, या उसमें मरकरी यूज़ करते हैं, या गैस यूज़ करते हैं, और फिर देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका प्रेशर कितना है। जैसे आप समुद्र के तल पे जाते हो, वहाँ प्रेशर डिटरमाइन करते हो मरक्यूरी के लिए, तो मरकरी के लिए जो उस बैरोमीटर में जो हाइट जाती है, ऊंचाई तक वो बढ़ता है 76 सेंटीमीटर तक। 76 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.71 मीटर तक। कौन? पारा, मरक्यूरी। ये बैरोमीटर मान लिया हमारे पास बैरोमीटर है, इसमें हमने पारा भर रखा है, मरकरी भर रखी है। तो आप समुद्र के तल पे जब जाते हो, समुद्र के तल पे जाओगे तो इस बैरोमीटर की हाइट जो है, यानी कि ये जो इस नलिका के अंदर, केस नलिका के अंदर इस मरकरी की जो हाइट या इस लिक्विड का जो ऊपर चढ़ाव रहेगा वो 76 सेंटीमीटर रहेगा इसके तल से। इसका मतलब मरकरी के लिए रो का मान तो होता है 13.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एच का मान आ गया 0.67 मीटर, और जी का मान आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो एट सी लेवल, किस पर भाई? सी लेवल, लाइन ढंग से लिखवाऊंगा मैं। सी लेवल पर जो प्रेशर रहेगा P, दैट इज आएगा रो जी एच। तीनों के तीनों जैसे ही आप मान रखोगे तो सी लेवल पर यानी समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान आ जाएगा आपके पास। वायुमंडलीय दाब का मान आ जाएगा 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो याद रखो वायुमंडलीय दाब जो है समुद्र तल पर वो होता है 1.013 × 10⁵। तो आप नीचे वाली लाइन में लिख सकते हो ये बात। तो अब अगर इसको अपन एक्सटेंड करें तो अगला अपना टॉपिक बन जाता है एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या चीज़ है भाई? या यूं समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही क्या है? तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हो गया कि हमारे अराउंडेड जो गैसेज है उनका प्रेशर कितना है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक लाइन तो अपन ये लिख देंगे, पृथ्वी तल पर वायु या गैसों द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है। द प्रेशर ड्यू टू गैसेज अराउंडिंग या सराउंडेड भी कह सकते हो, सराउंडेड कहो, surrounded our or earth is called atmospheric pressure. At sea level, ये बात समझने वाली। At sea level the height of barometer of mercury समुद्र तल पर
पारे के बैरोमीटर में पारे के तल की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 76 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अर्थात समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब देखो, प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA = ρGH आएगा, जहां पारे का घनत्व रो, देखो पारे का घनत्व, अब याद रखने वाली बातें हैं सारी ये। पारे का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब पारे का घनत्व है, मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तथा तल की ऊंचाई ये तो रो था बच्चों, ध्यान रखना। तो H बराबर है 0.67 मीटर। 76 तो सेंटीमीटर था, उसको मीटर में बदल दिया। वह G यानी गुरुत्वीय त्वरण वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सबको पता ही है। सो द प्रेशर इज P = ρGH। देन P = वैल्यू ऑफ रो देखो कितनी है भाई, वैल्यू ऑफ रो है 13.6 × 10⁻³ G is 9.8, then H is equal to 0.67, then it will become 1.013 10⁵ पास्कल बोल देता हूँ मैं इसको। पास्कल का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखो, कभी भी कोई पूछे कि वायुमंडलीय दाब कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो 1.013 10⁵ पास्कल होता है। ये प्रिंसिपल जो है वही तो हमें बैरोमीटर का प्रिंसिपल बताता है। एक टॉपिक और आता है गैग प्रेशर या गेज प्रेशर। गेज दाब GAUGE, गेज प्रेशर, ये भी लिख दो भाई, छोटी सी डेफिनेशन है, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ, छोटी सी डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन है देखते हैं। Gauge pressure is the difference between the absolute pressure at a point and atmospheric pressure। Absolute का मतलब B पॉइंट पर लिक्विड द्वारा कितना प्रेशर लगता है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वो एब्सोल्यूट हो गया। यानी टोटल प्रेशर कितना है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दो, तो ये आ जाएगा गेज प्रेशर यानी गेज दाब। नई बात है ये, अच्छी बात है, ये भी ध्यान रखें। गेज दाब का मतलब जैसे ये हमारे पास हमने कॉलम वाला जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें कहा था कि B पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो हमने कहा था टोटल प्रेशर जो B पर है वो P है, दैट इज बिकम P डैश प्लस PA। इसका पूरा मान हमारे पास आया था ρGH प्लस PA। लेकिन गेज प्रेशर का मीनिंग है कि इस P पर टोटल प्रेशर माइनस अगर PA कर दो, यानी कि इसको जितना भी प्रेशर लगता है वो, और उसमें से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दें तो एक प्रकार से वो कहलाता है गेज प्रेशर। इसका मान आप जानते हो ρGH के बराबर आता है।
घटा दो, ये इधर ले जाओ तो ऑटोमेटिक रो जी एच बच जाएगा। तो कहने का मतलब गेज प्रेशर जो है लिक्विड में देखा भी जाता है साथ ही साथ, लेकिन अगर इसी लिक्विड को मैं डिब्बा भर के और चंद्रमा पे ले जाऊं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है, इसलिए गेज प्रेशर जो है वेरिएबल है। चंद्रमा पे कुछ अलग होगा, मंगल ग्रह पे कुछ अलग होगा, पृथ्वी पे कुछ अलग होगा, तो इसलिए गेज प्रेशर की कंसेप्ट जरूरी है, या गेज दाब की प्रेशर डेफिनेशन जरूरी है। तो गेज प्रेशर इज द गेज प्रेशर इज द डिफरेंस between absolute pressure, between the absolute pressure at any point and atmospheric pressure, सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन, फालतू की लंबी चौड़ी गाथा में जाना ही नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है वो कम कर दो उसके रिजल्टेंट प्रेशर में से, तो इसका मान आ जाता है गेज दाब में लिखना है किसी बिंदु पर तरल द्वारा आरोपित कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब का अंतर होता है। अर्थात ये लिख दो भाई, इसको पी जी कह दो, पैर में छोटा सा गेज फॉर जी, पी जी इज इक्वल टू पी माइनस पी, दैट इज बिकम रो जी एच। बस ये सूत्र बन गया गेज दाब का। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।